जय हिंद एवरीवन। तो आज से हमारा नया लेक्चर स्टार्ट हो रहा है और लेक्चर का नाम है एग्रीकल्चर इन इंडिया। ठीक है। एग्रीकल्चर में बहुत सारे कंपोनेंट्स आ जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, बहुत सारी की टर्म्स और डेफिनेशंस आ जाती हैं, कुछ हमारे कंसेप्ट भी आ जाते हैं और उसके साथ साथ डेटा भी आता है। डेटा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि इंडिया जो है वो एक एग्रीकल्चरल प्रधान देश है, कृषि प्रधान देश है। तो इसी वजह से काफी सारा डेटा है जो हमें कवर करना पड़ता है और जो आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत ज्यादा जरूरी भी होता है। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखते हैं, यानी कि इंडियन जो इकोनॉमी है, हमारी जो अर्थव्यवस्था है, वो किस पे डिपेंडेंट है? वो काफी हद तक एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है। यानी कि 58% इंडियन पॉपुलेशन जो है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डिपेंडेंट है इंडियन एग्रीकल्चर। अब अगर हम एग्रीकल्चर प्लस उसके अलाइड सेक्टर्स यानी कि उससे जुड़े हुए सेक्टर्स की बात करें तो वो कितना कंट्रीब्यूट करते हैं हमारी जीडीपी में, यानी कि ग्रॉस ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में? तकरीबन 15 से लेके 18% तक एग्रीकल्चर प्लस उसके जो जुड़े हुए यानी कि अलाइड सेक्टर्स हैं, ये इंडिया की जीडीपी में 15 to 18% कंट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है। दूसरी बात, एग्रीकल्चर हमारा एक इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल है। इंडस्ट्रीज में जो भी रॉ मटेरियल जाता है उसके लिए एग्रीकल्चर ही रिस्पॉन्सिबल है, एक रॉ मटेरियल जनरेट करना उनका काम है। उसके साथ साथ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स के लिए एक ह्यूज मार्केट के तौर पे भी काम करना उनका काम है। यानी जो आपकी इंडस्ट्रीज की मशीनरी बनती है या फिर फर्टिलाइजर्स बनते हैं या फिर जो भी आपके प्रोडक्ट्स बनते हैं, उन प्रोडक्ट्स के लिए इंडियन एग्रीकल्चर एक ह्यूज मार्केट है। इंपॉर्टेंस है भाई हमारी इंटरनेशनल ट्रेड में, यानी कि हम बहुत सारी चीजें हैं एक्सपोर्ट करते हैं। अगर हम फ्रूट्स की बात की जाए तो भाई हम बाहर भेजते हैं, अनाज भी हम जो है अपना बाहर भेजते हैं। नेशनल इनकम में शेयर रहता है, जो हमारी राष्ट्रीय कमाई होती है उसमें भी एग्रीकल्चर को जोड़ा जाता है। लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइडिंग सेक्टर, तो भाई 58% अगर हमारी पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है तो लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइडिंग सेक्टर भी तो वही होगा, है ना। और कैपिटल फॉर्मेशन में, यानी कि देश में पैसा जनरेट करने के काम भी आता है। और सबसे लास्ट, फूड सरप्लस के तौर पे काम करता है, यानी कि जो हमारी जनसंख्या बढ़ रही है, हमारी पॉपुलेशन एक्सपेंड हो रही है, उनके लिए जो फूड सरप्लस का काम है वो भी एग्रीकल्चर ही करता है। लेकिन जो एग्रीकल्चरल आउटपुट है वो किस पे डिपेंडेंट करता है? वही वो डिपेंड करता है हमारे देश में मॉनसून पे, यानी कि बारिश। ठीक है। क्यों? क्योंकि 55% जो हमारा एरिया है, कौन सा एरिया? एरिया सोन, जिसपे खेती की जाती है, वो किस पे डिपेंडेंट है? वो हमारा मॉनसून पे डिपेंडेंट है। यानी कि अगर हमारे पास टोटल 100% मान लिया जाए, 100% जो है हमारा एरिया सोन है, तो 100% में से अब मोर देन हाफ परसेंट जो एरिया सोन है वो मॉनसून पे डिपेंडेंट हो। काफी इंपॉर्टेंट चीज है। इसी के साथ साथ ये फूड तो भाई काफी लोगों को देता ही है, जैसे मैंने अभी आपको बताया, एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन को फूड देने का काम एग्रीकल्चर का ही है। ठीक। जो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज होती है वो रॉ मटेरियल्स के तौर पे भी क्या बोलते हैं, एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट होती है। और हमें वैल्यूएबल फॉरेन एक्सचेंज, जो हम बाहर पैसा भेजते हैं, है ना, बाहर हम अपना सामान बेचते हैं, अपने फ्रूट्स बेचते हैं, अनाज बेचते हैं, उसके तौर पे जो हमें पैसा मिलता है दैट इज फॉरेन एक्सचेंज, वो भी हमें मिलता ही मिलता है। अब नेक्स्ट, एग्रीकल्चर बेसिकली क्या होता है? तो एग्रीकल्चर में आपका प्लांट्स और एनिमल्स का डोमेस्टिकेशन भी काउंट कर लिया जाता है, यानी कि एनिमल्स का डोमेस्टिकेशन और प्लांट्स को उगाना, ये दोनों मिक्स होकर एग्रीकल्चर का एक फॉर्म बना लेते हैं। इसमें क्या क्या आ जाता है? भाई हमारी क्रॉप्स का कल्टीवेशन आ जाता है, ये भी आता है। एनिमल हस्बेंड्री, एनिमल हस्बेंड्री यानी कि पशुपालन, ये भी आ जाता है भाई एग्रीकल्चर में। ठीक है। सेकंड चीज क्या आती है भाई? सेकंड चीज आती है हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर मतलब कि फलों का और सजावटी जो आपके पौधे वगैरह होते हैं, ऑर्नामेंटल जो पौधे होते हैं, मेडिसिनल जो पौधे होते हैं, उनको उगाना, वो हॉर्टिकल्चर में आ जाता है। उसके बाद में भाई आ जाता है हमारा पिस्सिकल्चर, यानी कि जो फिशेस का जो पालन होता है, मछलियों का जो पालन होता है, बड़े बड़े फार्म बनाए जाते हैं, ये आ जाता है पिस्सिकल्चर में। सिल्क का प्रोडक्शन सेरिकल्चर के द्वारा किया जाता है, सिल्क वॉर्म्स के द्वारा किया जाता है ना। और फिर उसके बाद आ जाता है भाई आपका सिल्वीकल्चर। सिल्वीकल्चर में क्या होता है? बड़े बड़े आपके जो लार्ज ट्रैक्ट ऑफ लैंड होते हैं, वहां पर बड़े बड़े जंगल खड़े किए जाते हैं, जिनको बाद में टिम्बर या बाकी चीजों के लिए यूज, कंस्ट्रक्शन के लिए यूज किया जाता है।
और फिर आ जाता है फ्लोरिकल्चर, जब हम ऑर्नामेंटल प्लांट्स के साथ साथ क्या करते हैं, फ्लावर्स का उनको उगाते हैं, उनकी खेती करते हैं, तो ये भी एग्रीकल्चर के पार्ट में ही आ जाता है। ठीक है, अब इंडिया भाई हमारी कहाँ सिचुएटेड है? इंडिया हमारी एक ट्रॉपिकल कंट्री में काउंट की जाती है, क्योंकि हमारा हाफ जो हिस्सा है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में आता है, और बाकी जो हिस्सा है वो भी सब ट्रॉपिकल एरिया में ही काउंट किया जाता है। तो इंडिया जो है वो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल लेटीट्यूड्स में सिचुएटेड है। तो जो ग्रेटर पार्ट है हमारी एग्रीकल्चर का, वो दो या दो से ज्यादा और मोर देन टू, ठीक है, क्रॉप्स एक साल में उगाने के लिए सही है। ठीक है, आप दो से ज्यादा जो क्रॉप्स है वो उगा सकते हैं एक साथ। अब कुछ की टर्म्स की हम बात करें। ठीक है, ये की टर्म्स आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग देने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर कुछ फैक्चुअल डेटा है, हम उसके साथ भी डील करेंगे। तो सबसे पहले आता है भाई हमारा नेट सोन एरिया, यानी कि फिजिकल एक्सटेंट ऑफ लैंड ऑन विच क्रॉप्स आर सोन एंड हार्वेस्टेड इज नोन एज नेट सोन एरिया। मतलब कि वो एरिया जिस पे हमारी फसलें उगाई जाती और उनको काटा भी जाता है, यानी कि वो एरिया जिस पे हमारी फसलें सोन की जाती है और बाद में उनकी कटाई भी की जाती है, जिस पे फसलें उग रही हैं, तो वो होता है हमारा नेट सोन एरिया। अब अगर हम नेट सोन एरिया को इंडिया के पर्सपेक्टिव में देखें, तो भाई वो हमारा बहुत ज्यादा डिफर करता है। देखो, एक तो होता है टोटल रिपोर्टिंग एरिया, यानी कि कितना एरिया हमारी कंट्री के पास है, जो तो हमने वेरीफाइड किया है, और कितना किसी स्टेट के पास है। तो किसी भी स्टेट का टोटल रिपोर्टिंग एरिया और किसी भी स्टेट का नेट सोन एरिया, इसमें बहुत ज्यादा डिफरेंसेस आते हैं। लाइक अगर हम पंजाब की बात करें, तो पंजाब के टोटल रिपोर्टिंग एरिया में से 82.6% जो एरिया है वो नेट सोन एरिया आता है, यानी कि यहाँ पर खेती हो सकती है। सिमिलरली अगर हम हरियाणा की बात कर रहे हैं, तो हरियाणा का 80.5% जो एरिया है टोटल रिपोर्टिंग एरिया में से, 80.5% जो एरिया है वो नेट सोन एरिया में आता है, यानी कि यहाँ खेती की जा सकती है। लेकिन अगर हम अरुणाचल प्रदेश की बात करें, तो उनके टोटल रिपोर्टिंग एरिया में से मात्र 3% ही एरिया ऐसा है जिसपे खेती की जा सकती है। ये डेटा थोड़ा बदल जाता है जब हम फॉरेस्ट की बात करते हैं। पंजाब और हरियाणा जैसे मैदानी इलाकों में फॉरेस्ट बहुत कम है, जबकि अरुणाचल प्रदेश या बाकी स्टेट्स में जो हिली एरियाज हैं वहाँ पर फॉरेस्ट बहुत ज्यादा है। तो ये कुछ डेटा है जो आपको ख्याल रखना चाहिए। ठीक है, तो नेट सोन एरिया प्लेन्स में यानी कि मैदानी इलाकों में बहुत ज्यादा होता है, हिली एरियाज में बहुत कम होता है। नेक्स्ट आता है एरिया सोन मोर देन वंस। हमें नाम से पता चल रहा है कि क्या होता है। तो ये आपका कुछ ऐसा एरिया रहता है जिसमें हम साल में एक से ज्यादा क्रॉप्स उगा सकते हैं। पहले हमने ये किया, 3-4 महीने बाद हमने दूसरी क्रॉप उगा दी, फिर हमने कोई तीसरी क्रॉप उगा दी। ठीक है, एरिया सोन मोर देन वंस, एक बार से ज्यादा हम उसमें खेती कर सकते हैं। तो अगर हमारे देश का जो भी नेट सोन एरिया है ना, उस नेट सोन एरिया का जो 34% है वो हमारा आ जाता है एरिया सोन मोर देन वंस। ठीक है, यानी कि हमारे देश के टोटल रिपोर्टिंग एरिया का 16% एरिया जो है एरिया सोन मोर देन वंस है। यानी कि टोटल रिपोर्टिंग एरिया का टोटल रिपोर्टिंग एरिया में से नेट सोन एरिया, कंफ्यूज हो जाओगे आप लोग, आप बस इतना समझिए कि भाई अगर हम अपने नेट सोन एरिया की बात कर रहे हैं पूरे देश में, अगर नेट सोन एरिया 100% है, तो उस 100% में से 34% जो एरिया है भाई हमारा, वो हमारा एरिया सोन मोर देन वंस। सिमिलरली अगर हम पूरे देश के टोटल रिपोर्टिंग एरिया की बात कर रहे हैं, तो उस टोटल रिपोर्टिंग एरिया में से 16% जो है वो हमारा एरिया सोन मोर देन वंस की कैटेगरी में आ जाता है। ठीक है, यहाँ पर रिच फर्टाइल सॉइल्स, यानी कि ऐसी सॉइल्स जिनकी फर्टिलिटी काफी हाई है, वो आ जाती है, क्योंकि यही सॉइल आपकी ज्यादा से ज्यादा क्रॉप को सपोर्ट कर सकती है, प्लस इनको रेगुलर वाटर सप्लाई भी मिलनी चाहिए। तो ऐसे कौन कौन सी जगह आती हैं? तो सबसे पहले भाई आपका जो इंडो गैंगेटिक प्लेन है, मैं आपको इंडियन फिजिकल ज्योग्राफी में पढ़ा चुका हूँ कि इंडो गैंगेटिक प्लेन के बारे में। तो ये जो लार्ज ट्रैक्ट्स है हमारे इंडो गैंगेटिक प्लेन के, ये आपके एरिया सोन मोर देन वंस में आ जाते हैं। आपको पता है कि इंडो गैंगेटिक जो प्लेन है ये वन ऑफ द मोस्ट फर्टाइल रीजन्स ऑफ द इंटायर वर्ल्ड में काउंट होते हैं, है ना। हमारी जो भी रिवर्स है, गंगा, यमुना और बाकी इंडस वगैरह, वो इन्हीं प्लेन से होके निकलती हैं, सेडिमेंट वगैरह यहीं पर जमा करती है। तो इसीलिए ये एरिया उन कैटेगरी में आ जाते हैं। प्लस इंडो गैंगेटिक प्लेन के जो पंजाब वाले इलाके हैं, जो हरियाणा वाले इलाके हैं, वेस्टर्न यूपी वाले इलाके हैं, लोअर यूपी वाले इलाके हैं, बिहार के जो इलाके हैं,
प्लस जो हमारे कोस्टल रीजन्स आ जाते हैं। ठीक है, ये आपके कुछ ऐसे एरियाज हैं जहां पर लार्ज परसेंटेज ऑफ एरिया शोन मोर देन वंस पाया जाता है। थर्ड आता है भाई हमारा कल्टीवेबल वेस्टलैंड। ये भी हमें समझ में आ रहा है ना, कल्टीवेबल यानी कि जहां खेती हो सकती है, और वेस्टलैंड यानी कि जो खराब है। सो दिस लैंड अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, यानी कि ये खेती करने के लिए अवेलेबल है, हम यहाँ खेती कर सकते हैं, बट नॉट यूज फॉर कल्टीवेशन फॉर वन रीजन और द अनदर। किसी भी रीजन की वजह से हम यहाँ खेती नहीं कर रहे। अवेलेबल है लेकिन खेती नहीं हो रही है। मतलब पास्ट में इस रीजन को हम खेती करने के लिए यूज करते थे, लेकिन अभी इसे क्या कर दिया गया है, अभी इसे छोड़ दिया गया, खेती करने के लिए यूज में नहीं लाया जा रहा है किसी भी रीजन की वजह से। अब कौन कौन से रीजन हो सकते हैं, लाइक लैक ऑफ वाटर, पानी की कमी है भाई, इसलिए खेती नहीं हो पा रही है। ठीक है, सैलिनिटी यानी कि मिट्टी के अंदर सैलिनिटी या फिर एल्कलिनिटी जो है वो बढ़ चुकी है, ये भी एक रीजन हो गया, खेती नहीं हो पा रही है, सॉइल की एल्कलिनिटी बढ़ गई। उसके बाद में सॉइल इरोजन, मिट्टी टिकी नहीं पाती है भाई, सॉइल इरोजन हो जाता है तो भी खेती नहीं हो पाएगी। वाटर लॉगिंग यानी कि पानी इकट्ठा हो जाता है, यहाँ पे पानी की प्रॉपर निकासी नहीं है। और अनफेवरेबल फिजियोग्राफिक पोजीशन आ जाती है, यानी कि हिली एरिया है या फिर रेवाइंस हैं या फिर ऐसे ही कोई एरियाज हो सकते हैं जहां पर हम खेती नहीं कर पा रहे हैं। और सबसे लास्ट में आ जाता है ह्यूमन नेग्लेक्ट, हमने सिंपली उसको क्या कर दिया है, छोड़ दिया है। क्यों छोड़ दिया है, देखो हमारे रीजन में तो क्या होता है, चंबल की मैं बात होता हूँ। कोई फैमिली है, दो फैमिलीज की आपस में लड़ाई हो गई, जब दो फैमिलीज के आपस में लड़ाई हो गई तो मोस्ट प्रोबेबली मारा पीटी भी हो जाती है। इवन सिचुएशन यहाँ तक पहुंच जाती है कि गोलियां चल जाती हैं और कई बार लोगों की मृत्यु भी हो जाती है। उस सिचुएशन में क्या होता है कि भाई जिन लोगों ने दूसरी पार्टी के लोगों को मारा है वो अपने घर बार को छोड़ के वहां से माइग्रेट कर जाते हैं, उनको करना पड़ता है, क्योंकि अगर आपने दूसरी पार्टी के लोगों को मार दिया है और आप उतनी दबंग पोजीशन में नहीं हो तो आपको मूव करना पड़ता है। मेरे कुछ पड़ोसी हैं तो इसी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, वो लोग रिस्पॉन्सिबल नहीं थे डायरेक्टली, लेकिन उनके कुछ रिलेटिव्स थे वो उससे जुड़े हुए थे, तो इसलिए उनको भी मूव करना पड़ा वहां से। तो उस केस में उनका जो घर है वो खाली पड़ा है, उनकी जो फील्ड्स हैं वो खाली पड़ी हैं, उन पे कोई खेती नहीं कर रहा, कोई उनको दबा भी नहीं रहा, लेकिन कोई खेती कर भी नहीं रहा है, सीधी सी बात। तो ये आपका ह्यूमन नेग्लेक्ट की कैटेगरी में आ गया, जिससे मैं परिचित हूँ। ठीक है, तो किसी भी लैंड को फैलो छोड़ दिया गया, फैलो यानी कि खाली, किसी भी लैंड को फैलो यानी कि अनकल्टिवेटेड छोड़ दिया गया फॉर मोर देन 5 years, जिसको 5 साल से ज्यादा टाइम के लिए फैलो छोड़ दिया गया है, उसको हम कल्टीवेबल वेस्टलैंड की कैटेगरी में रखते हैं। कुछ रिक्लिमिनेशन प्रैक्टिसेस होती हैं, उनके जरिए इसको हम कल्टीवेशन में वापस ला सकते हैं। अब अगर हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान का टोटल 36% का जो एरिया है वो वेस्टलैंड की कैटेगरी में आता है, यानी कि यहाँ खेती नहीं कर सकते। मैं अपने सीनियर के साथ जोधपुर गया था, मतलब उसका घर ही जोधपुर में है उनका, तो मैं वहाँ घूमने के लिए गया था। तो वो रोड के साइड से जब हम हाईवे से जा रहे थे तो उन्होंने बहुत सारी बड़ी बड़ी फील्ड्स दिखाई कि ये सब मेरी फील्ड्स है, कई एकड़ों में फैली हुई थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्योंकि वो पानी की इतनी ज़्यादा कमी है, प्लस सॉइल इतनी फर्टाइल नहीं है, एरिड क्लाइमेट होता है, तो वहाँ पर खेती इतनी ज़्यादा नहीं होती। ठीक है, फिर कुछ और अदर स्टेट्स आते हैं जिनके पास कल्टीवेबल वेस्टलैंड्स हैं, लाइक गुजरात है भाई हमारा 43%, मध्य प्रदेश है भाई हमारा 10%। ठीक है, यूपी है, यूपी के पास तकरीबन आ जाता है 6.9%, और महाराष्ट्र के पास आ जाता है 6.8%। ये कुछ एरियाज हैं जहां पर भाई हमारे कल्टीवेबल वेस्टलैंड्स आते हैं। नेक्स्ट भाई हम प्रॉपर फैलो लैंड की बात करेंगे, है ना, अनकल्टिवेटेड लैंड, जो ऐसा लैंड जो कल्टीवेशन के लिए यूज किया जाता था लेकिन टेम्परेली आउट ऑफ कल्टीवेशन है, कभी किया जाता था है ना, लेकिन अभी आउट ऑफ कल्टीवेशन है। तो फैलो लैंड आपका 1 साल से 5 साल के बीच तक के लिए रहता है। जो हमारा कल्टीवेबल वेस्टलैंड था ये कितना रहता है, ये मोर देन 5 years, यानी कि 5 साल से ज्यादा आपने इसको खाली छोड़ दिया है। लेकिन फैलो लैंड भाई आपका 1 साल से 5 साल के बीच वाला है। ठीक है, 1 साल से ज्यादा हो गए हैं लेकिन 5 साल से कम हो गए हैं। और इस जमीन को आपने क्या किया कि इस जमीन को आपने इसकी जुताई नहीं की है, इसको जोता नहीं गया है, इसमें किसी भी तरह की कोई खेती नहीं की गई है। ठीक है, तो फैलो लैंड आपका 1 साल से ज्यादा लेकिन 5 साल से कम में काउंट किया जाता है। क्यों इसको किया जाता है, ताकि सॉइल जो है वो अपनी फर्टिलिटी रिकूप कर ले, वापस अपनी फर्टिलिटी को हासिल कर ले। एक नेचुरल वे होता है जिसमें सॉइल को टाइम दिया जाता है और कुछ इस तरह की खेती की जाती है कि भाई सॉइल जो है अपनी फर्टिलिटी वापस करे।
अब आपके फैलो लैंड दो टाइप के होते हैं। पहला होता है भाई करंट फैलो, यानी कि अभी वाला। करंट फैलो में क्या होता है, जो आपका 1 साल के लिए खाली छोड़ दिया गया है, इसको करंट फैलो कहा जाता है। आंध्र प्रदेश के पास तकरीबन 2.2 मिलियन हेक्टेयर का इलाका है, वो लार्जेस्ट है, इसको करंट फैलो की कैटेगरी में काउंट किया जाता है। उसके बाद में 1.3 मिलियन हेक्टेयर आ जाता है राजस्थान का, और 1.2 मिलियन हेक्टेयर आ जाता है आपका बिहार का। ये करंट फैलो वाले आ गए। अब दूसरी कैटेगरी आती है फेलो अदर देन करंट फेलो, यानी कि फैले तो है लेकिन अदर देन करंट फेलो। इसमें हमारे कौन से आते हैं, इसमें हमारे आ जाते हैं वो वाले कल्टीवेबल लैंड जिनको हमने अनकल्टीवेटेड छोड़ा हुआ है 1 साल से ज्यादा लेकिन 5 साल से कम। ठीक है, तो ये एग्जैक्टली हमारे फेलो अदर देन करंट फेलो की कैटेगरी में आ जाते हैं। 1.7 मिलियन हेक्टेयर का इलाका फेलो लैंड अदर देन करंट फेलो की कैटेगरी में आता है राजस्थान में। 1.5 मिलियन हेक्टेयर आ जाता है आंध्र प्रदेश में, और उसके बाद में 1 मिलियन हेक्टेयर के करीब आता है कहा, महाराष्ट्र में। ठीक है, तो ये आपकी कुछ की डेफिनेशंस थी। अब अगर हम डेटा की तरफ देख रहे हैं तो भाई सबसे पहले हम इंडिया का जनरल लैंड यूज को देखते हैं। 2017-18 के आसपास रफली डेटा इसी के आसपास रहता है। ठीक है, लैंड यूटिलाइजेशन के जो स्टैटिस्टिक्स हैं वो हमें बताते हैं कि भाई टोटल ज्योग्राफिकल एरिया जो इंडिया का है उसमें से कितना एरिया है, 328 मिलियन हेक्टेयर, इतना एरिया भाई हमारे पास में है। इसमें से 93% का जो एरिया है वो हम यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है, इतने एरिया में से 93% का जो एरिया है वो लैंड यूज किया जा सकता है, यानी कि टोटल रिपोर्टिंग एरिया फॉर लैंड यूज, जिसपे हम कुछ भी कर सकते हैं, खेती बाड़ी भी कर सकते हैं और कॉलोनीज बसा सकते हैं, शहर बसा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो 93% जो एरिया है हमारा उस पर हम टोटल रिपोर्टिंग एरिया में काउंट किया जाता है, बाकी 7% आपका नहीं किया जाता। अब इसमें से हमारा नेट सोन एरिया कितना आ जाता है, यानी कि जिसपे हम जमीन यानी कि खेती कर सकते हैं, तो नेट सोन एरिया हमारा आ जाता है तकरीबन 46%। 93% में से 46% है, ये नेट सोन एरिया की कैटेगरी में आता है टोटल रिपोर्टिंग एरिया में से। ठीक है, वर्ल्ड का एवरेज कितना है, वर्ल्ड का एवरेज है 32%। ओवरऑल अगर हम वर्ल्ड के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं तो वर्ल्ड के 100 में से 32% एरिया जो है वो नेट सोन एरिया में काउंट किया जाता है। अगर हम एरिया अंडर द फॉरेस्ट की बात करें तो वो तकरीबन 23 से 24% आ जाता है। मिनिमम 33% होना चाहिए किसी भी स्टेट में या फिर किसी भी राज्य में। फिर एरिया नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, जो कल्टीवेशन के लिए नहीं इस्तेमाल किया जाता, उसमें पहली कैटेगरी आती है एरिया आउट टू नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस, जो नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस में पुट किया गया है, तो उसमें तकरीबन 6%। इसमें हमारी सिटीज, हमारी कॉलोनीज, हमारे घर बार सब कुछ आ जाता है, मतलब इतने में इंडिया की पॉपुलेशन मेजरली रहती है। दूसरा नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन में आ जाता है बैरन एंड अनकल्टिवेबल लैंड, बंजर जमीन जिसपे खेती नहीं की जा रही है, 5.81%। नेक्स्ट अदर अनकल्टिवेटेड लैंड एक्सक्लूडिंग फैलो, यानी कि बाकी आपके अनकल्टिवेटेड लैंड जहां पर खेती नहीं की जाती है लेकिन फैलो वाली कैटेगरी को इसमें शामिल नहीं किया। तो परमानेंट पास्चर्स एंड ग्रेजिंग लैंड, जो चारागाह होते हैं जहाँ पर पशु चराए जाते हैं, एनिमल्स की ग्रेजिंग होती है, वो तकरीबन 3% आ जाता है। और लैंड अंडर ट्री क्रॉप्स एंड ग्रुप्स, जो आपके मैंग्रोव्स होते हैं, जो आपकी ट्री क्रॉप्स होती हैं, है ना, उनके अंडर में 1.10। और कल्चरेबल वेस्टलैंड जो आता है भाई वो आता है आपका तकरीबन 6% के आसपास, 5.81। फिर अगर हम फैलो लैंड्स की बात कर रहे हैं तो वो टोटल हमारा 7% हो जाता है, यानी कि करंट फैलो 4%, अदर देन करंट फैलो आ जाता है भाई आपका 3%। एरिया सोन मोर देन मंथ्स 32%, टोटल क्रॉप्ड एरिया 57%, और एरिया अंडर इरिगेशन आ जाता है 22%। तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रिपोर्ट्स के हिसाब से ये सारे डेटा को हमने वैलिडेट किया है, उन्होंने वैलिडेट किया है, हम इस डेटा को एग्जाम में प्रोजेक्ट करें। ठीक है, तो भाई टोटल 55.3 टोटल जोग्राफिंग टोटल रिपोर्टिंग एरिया है। ठीक है, ये अराउंड मतलब 2015-2016 की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, मतलब टोटल रिपोर्टिंग एरिया का 55 से 56% एरिया जो है ये आपका नेट सोन एरिया में आता है। ठीक है, और उसके बाद 30 इसी का 32% जो एरिया आता है वो आपका डबल क्रॉप्ड एरिया में काउंट किया जाए। फॉरेस्ट हमारा 22% ऑक्यूपाई करते हैं, ट्रीज के साथ अगर इनको काउंट किया जाए तो वो 24% काउंट करते हैं। ठीक है,
बैरन एंड अनकल्टिवेटेड लैंड जिसपे खेती नहीं हो सकती वो 6% के पास में आता है, और बैरन और वेस्ट वेस्ट लैंड आते हैं आपके, ये टोटल आपके टोटल रिपोर्टिंग एरिया के 6% आते हैं। ठीक है, तो ये हमारा कुछ डेटा है जो आपके लिए बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। अब हम बात करते हैं कुछ टाइप्स ऑफ फार्मिंग की, है ना। टाइप्स ऑफ फार्मिंग की बात करें तो उसमें सबसे पहले आ जाती है प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। ये किस तरह की फार्मिंग होती है? ये इंडिया में आपकी छोटी छोटी जमीनों पे यानी कि स्मॉल पैचेस ऑफ लैंड पे प्रैक्टिस की जाती है, इंडियन लैंड पे। अब इनमें क्या यूज किया जाता है? इनमें प्रिमिटिव टूल यूज किए जाते हैं, यानी कि पुराने टूल्स यूज किए जाते हैं, लाइक होज। ये आपके जो फावड़े होते हैं ना, ये पुराने आते हैं। डिगिंग स्टिक्स होती है, सप्पल होते हैं, डाउज होते हैं, है ना। ये जो इसमें हल लगा हुआ है कुछ इस तरीके का, ये जो हल होता है, ये हल भी आपका इसी तरीके का यूज किया जाता है। ठीक है, ये भी आ जाते हैं, डिगिंग स्टिक्स वगैरह, मतलब पुराने पुराने मैनुअल टूल्स यूज किए जाते हैं। और इसके लिए फैमिली प्लस कम्युनिटी लेबर लगती है। मतलब मुझे अपना बचपन याद है, जब हम लोग जाते थे तो किसी की फसल की कटाई होती थी तो उसके पड़ोसी वगैरह भी हेल्प करने के लिए आ जाते थे, एक दूसरे की हेल्प किया करते थे। अब तो नहीं होता है सब। तो फैमिली और कम्युनिटी लेबर होती है, वो लगती है। और पूरी की पूरी जो क्रॉप उगाई जाती है वो फैमिली के कंजप्शन के लिए ही होती है, यानी कि मार्केट में बेचने के लिए नहीं होती, फैमिली उसे कंज्यूम कर जाती है। पहले फैमिली इतनी बड़ी होती थी। अब यहाँ पर भी फार्मर दो तरह की फार्मिंग में चूज कर सकते हैं, एक होती है ड्राई लैंड और दूसरी होती है वेट लैंड। ड्राई लैंड फार्मिंग क्या होती है? ये बेसिकली मॉनसून पे डिपेंडेंट होती है, सॉइल फर्टिलिटी पे डिपेंडेंट होती है, प्लस इन्वायरमेंटल कंडीशंस कैसी हैं। अगर ड्राई लैंड में आपकी मोटा अनाज वाली चीजें आ जाती है, यानी कि यहाँ पर ज्यादा बारिश की जरूरत नहीं है। और वेटलैंड यानी कि ऐसी क्रॉप्स जिनको ज्यादा बारिश की जरूरत होती है। इसी में एक आ जाता भाई आपका स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर आ जाता है, इसको हम शिफ्टिंग एग्रीकल्चर भी बोलते हैं। ठीक है, तो नाम है इसके। ये कहाँ प्रैक्टिस किया जाता है? जनरली आपका बहुत सारी जगह प्रैक्टिस किया जाता है, मैं भी नाम बताऊंगा आपको। इसमें फार्मर क्या करता है, एक लैंड के एरिया को पहले साफ करता है, अच्छे से साफ सुथरा कर लेता है, क्रॉप्स वगैरह उसमें उगाता है। भाई क्रॉप्स आ गई, उसके बाद में जब क्रॉप्स लगातार उगती रहती है तो उसकी सॉइल की फर्टिलिटी हो जाती है कम। उस केस में फार्मर क्या करता है, उस जमीन पे पूरी आग लगा देता है, जला देता है ठीक है, धीरे धीरे नेचर क्या करती है, अपनी सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ा देती है। लेकिन इन दी एंड लैंड की प्रोडक्टिविटी यहाँ होती है कम, क्योंकि जो मेथड्स है वो काफी प्रिमिटिव यूज किए गए। अब ये जो प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग है, इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है और यहाँ से क्वेश्चंस आपके पूछे गए। लाइक नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में असम, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम में इसको जूमिंग के नाम से जाना जाता है। मणिपुर में पामलू कहते हैं। बस्तर और अंडमान निकोबार आइलैंड्स के आसपास दीपा नाम से। मध्य प्रदेश में बेवार और दहिया नाम से। आंध्र प्रदेश में पोडू और पेंडा नाम से। उड़ीसा में पामादावी, कोमान और ब्रिंगा नाम से बुलाया जाता है। वेस्टर्न घाट यानी कि सह्याद्री के आसपास कुमारी नाम से बुलाया जाता है। साउथ ईस्टर्न राजस्थान यानी कि बागड़ वाला जो इलाका है उसमें वालरे या वालतरे नाम से। हिमालयन बेल्ट यानी कि तराई वाले इलाके में खिल नाम से। और झारखंड में कुरवा नाम से इसको बुलाया जाता है। ये सारे नाम आप लोगों को याद रखने हैं भाई। फिर बात करते हैं हम दूसरी तरह की फार्मिंग की, यानी कि इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। ये कहाँ प्रैक्टिस की जाती है? ये आपके हाई पॉपुलेशन वाले एरियाज जो होते हैं वहां प्रैक्टिस की जाती है, खासकर आपके प्लेन्स, मैदानी इलाके। ठीक है, जहां पर लैंड पे बहुत ज्यादा प्रेशर होता है, यानी कि एक ट्रैक्ट ऑफ लैंड पे बहुत सारे लोग डिपेंडेंट हैं। सब जो उससे सामान निकलेगा, जो अनाज निकलेगा, उसको कंज्यूम ये लोग करेंगे इन वन वे और अनदर। ठीक है, तो हाई पॉपुलेशन एरियाज यानी कि इंडो गैंगेटिक जो प्लेन वाले इलाके हैं आपके, यूपी, बिहार, झारखंड, एमपी, पंजाब, हरियाणा, ये हाई पॉपुलेशन वाली एरियाज में इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग की जाती है। लेबर इंटेंसिव होता है, यानी कि लेबर बहुत चाहिए होता है यहाँ काम करने के लिए। हायर प्रोडक्शन किया जाता है इरिगेशन के जरिए, इरिगेशन की प्रॉपर फैसिलिटीज अवेलेबल होनी चाहिए, प्लस बायोकेमिकल इनपुट्स यूज किए जाते हैं। ठीक है, बायोकेमिकल इनपुट्स कैसे? भाई हमारे फर्टिलाइजर्स यूज किए जा रहे हैं काफी ज्यादा। ठीक है, पेस्ट कंट्रोल यूज किया जा रहा है, इरिगेशन फैसिलिटीज तो यूज करी जा रही हैं, हाई यील्डिंग वैरायटी जो सीड्स होते हैं वो यूज किए जाते हैं। ठीक है, तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज की जाती है क्रॉप का यील्ड बढ़ाने के लिए, यानी कि क्रॉप का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए। ये होती है हमारी इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। थर्ड आ जाती है भाई हमारी क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन जैसा नाम से पता चल रहा है भाई, प्रैक्टिस ऑफ प्लांटिंग मल्टीपल क्रॉप्स। हम क्या करते हैं, सेम प्लॉट ऑफ लैंड पे बदल बदल के क्रॉप्स को उगाते हैं, सेम प्लॉट ऑफ लैंड पे।
ताकि ये जो सॉइल है इसकी हेल्थ को बरकरार रखा जा सके। अगर हम एक ही तरह की क्रॉप उगाएंगे तो उससे क्या होता है कि भाई सॉइल बार बार वही न्यूट्रिएंट्स खींचती है, तो वो न्यूट्रिएंट्स की कमी हो सकती है। तो हम क्या करते हैं, हम अलग अलग तरह की क्रॉप्स उगाएंगे। पहले हमने गेहूं उगा ली, फिर हमने ये दूसरी पता नहीं क्या ये उगा ली, फिर हमने तीसरी उगा ली। तो अलग अलग ये जो क्रॉप्स हैं उनको उगाते हैं ताकि सॉइल के जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो बाकी बरकरार रह सके, है ना। प्लस पेस्ट के साथ कंट्रोल किया, पेस्ट को कंट्रोल किया जा सके। और जो वीट प्रेशर होता है, यानी कि क्या होता है ना कि मान लीजिए आपने गेहूं उगाया, अगली साइकिल में भी आपने गेहूं उगाया, तो पिछली साइकिल में गेहूं को जो बीमारी लगी थी वही अगली साइकिल में लगी। लेकिन गेहूं के बाद मान लीजिए आपने बाजरा उगा लिया, तो भाई बाजरा पे जरूरी नहीं कि वो आपकी बीमारी लगे, और रेजिस्टेंस हो सकता है उसके लिए। फिर आपने कुछ पल्सेस यानी कि दालें उगा ली, तो ये साइकिल डिसकंटिन्यू हो जाएगी। प्लस वीड प्रेशर यानी कि खरपतवार, ऐसे प्लांट जो आपके उगाते हैं जो जरूरी नहीं होते हैं लेकिन वो आपकी सॉइल का पूरा न्यूट्रिएंट्स खींचते हैं, तो ऐसे वीड प्रेशर को भी खत्म करने के लिए क्रॉप रोटेशन यूज की जाती है। सिंपल रोटेशन में 2 या 3 क्रॉप्स को एक साथ उगाया जाता है। कंप्लीट रोटेशन में भाई 10 से 12 जो फसलें हैं वो एक साइकिल में यूज की जाती है। क्रॉप क्रॉप रोटेशन बेसिकली क्या करती है, क्रॉप रोटेशन बाय हमारे जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो सॉइल में वापस लेके आती है, और यहाँ पर सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स वगैरह भी जो है काफी यूज किए जाते हैं। ठीक है, तो जैसे मैंने बताया आपकी पेस्ट और डिसीज साइकिल को तोड़ने के लिए इनको इस्तेमाल किया जाता है, सॉइल की ओवरऑल हेल्थ को इंक्रीज किया जाता है। ठीक है, अलग अलग जो क्रॉप के सॉरी यार ये टंग ट्विस्ट हो जाती है, क्रॉप के जो अलग अलग रूट स्ट्रक्चर्स होते हैं ना, तो इससे सॉइल को ये अलग तरीके से बाइंड करते हैं, सॉइल में एक बायोडाइवर्सिटी बढ़ाते हैं और न्यूट्रिएंट्स अलग अलग पहुंचाते हैं बायोमास के तौर पे। तो क्रॉप रोटेशन इसलिए ज्यादा जरूरी है। फिर नेक्स्ट आता है टेरेस फार्मिंग। टेरेस फार्मिंग मतलब ऐसे स्टेप फार्मिंग भी कहते हैं इसे। ठीक है, टेरेस फार्मिंग में क्या होता है भाई, इस तरह के आपके स्टेप्स बनाए जाते हैं पहाड़ी इलाकों में। ठीक है, ऑन द स्लोप्स ऑफ अ हिल, हिल के स्लोप्स पे ऐसे काट काट के भाई आपके ये स्टेप्स बना दिए गए। ठीक है, और इससे क्या होता है कि माउंटेन्स वाले जो एरियाज होते हैं यहाँ पर भी क्रॉप का कल्टीवेशन हम कर सकते हैं। अदरवाइज क्या होता है कि रेन आएगी और रेन इस पूरे स्लोप पे से सारे न्यूट्रिएंट्स को नीचे बहा के ले जाएगी, है ना। मिट्टी को भी बहा के ले जाएगी भाई, जो भी ढीली मिट्टी है उसको भी नीचे बहा के ले जाएगी। तो इससे क्या होता है कि भाई हमारी कोई क्रॉप वहां पर उग ही नहीं पाएगी। लेकिन अगर हम टेरेस फार्मिंग कर रहे हैं तो टेरेस फार्मिंग क्या करती है, सॉइल के न्यूट्रिएंट्स को नीचे बहने से रोकती है, और जो भी न्यूट्रिएंट्स जाते हैं वो कम मात्रा में जाते हैं। मतलब जब भी बारिश होती है भाई, बारिश यहाँ पर हुई तो सॉइल न्यूट्रिएंट्स क्या करते हैं, एक स्टेप से दूसरे स्टेप पे पहुंच जाते हैं, फिर दूसरे स्टेप से तीसरे स्टेप पे, तीसरे से चौथे पे, और इस तरीके से मूव करते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, यहाँ पर एक कॉमन आउटलेट होता है, एक छोटे छोटे आउटलेट उन्होंने बनाए होते हैं, जिससे क्या होता है कि भाई पानी यहाँ इकट्ठा हो जाता है और धीरे धीरे करके फिर नीचे जाता है, फिर यहाँ इकट्ठा हो जाता है, फिर धीरे धीरे करके नीचे की तरफ जाता है। इससे क्या होता है कि आपके जो एरियाज जहाँ प्रॉपर पानी आना चाहिए वहां प्रॉपर पानी आ जाता है, और सॉइल के जो न्यूट्रिएंट्स है वो भी नीचे की तरफ वॉश डाउन होके नहीं जाते, मतलब लीचिंग जो होती है वो नहीं होती, और फसलें क्या करती है, मिट्टी को यहाँ पकड़ के रखती है। तो ये हमारी टेरेस फार्मिंग होती है। फिर उसके बाद आते हैं भाई हमारी मिक्स्ड फार्मिंग। मिक्स्ड फार्मिंग में क्या होता है भाई, मिक्स्ड फार्मिंग आपका वो सिस्टम होता है जिसमें एग्रीकल्चर प्रोडक्शन भी होता है, यानी कि फसलें उगाई जाती हैं, आपकी क्रॉप्स का प्रोडक्शन भी किया जा रहा है। लाइफ स्टॉक यानी कि आपके जानवर भी पाले जा रहे हैं, एनिमल हस्बेंड्री या लाइफ स्टॉक दोनों तरह की चीजें की जाती हैं। सुअर पाले जा रहे हैं, गाय पाली जा रही है, या फिर आपकी क्या नाम है, भेड़ें पाली जा रही हैं, बकरियां पाली जा रही हैं, इस तरह की सिनेरियो रहती है। इसके बाद इसमें पोल्ट्री यानी कि आप मुर्गियां भी पाल रहे हैं या फिर जो भी आपको लग रहा है, ठीक है, वो आप पाल रहे हैं। फिशरीज यानी कि आपके फिश का फार्म भी बना रहता है, यानी कि ये अगर आपका एक बड़ा सा फार्म है, इस फार्म में आपने क्या किया, इसमें भाई आपने क्रॉप उगा दी, है ना। यहाँ पर आपने क्रॉप उगा दी, यहाँ आपने एक बड़ा सा तबेला बना दिया, यहाँ पर आपने एनिमल्स रखे हुए हैं। उसके बाद यहाँ पर आपने पोल्ट्री बना दी, यहाँ पर मुर्गियां वगैरह रखी हुई हैं, और यहाँ पर आपने कुछ छोटे छोटे जो है फिश के लिए तालाब बना दिए, यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, मछलियों को पाल रहे हैं। फिर आपने कुछ एरिया डिजिग्नेट कर दिया, यहाँ पर आपने बी कीपिंग कर दी है, यानी कि मधुमक्खियों का पालन किया जा रहा है ना, बॉक्सेस बना दिए, ये हो रहा है। और बाकी एक्टिविटीज भी जो है वो इसी फार्म पे, एक सिंगल फार्म पे की जाती है, ताकि फार्मर की जो नीड्स को जितनी ज्यादा पॉसिबल वेज में उतनी ज्यादा पॉसिबल वेज में कंप्लीट किया जा सके। यानी कि यहाँ पर सब्जियां भी उगाई जा रही हैं, यहाँ पर फल भी उगाए जा रहे हैं, यहाँ पर घर भी बना हुआ है, तो सारी फैसिलिटी सारी चीजें एक ही फार्म में हो रही है, इसको बोलते हैं मिक्स्ड फार्मिंग।
मेजर ऑब्जेक्टिव मिक्स फार्मिंग का होता है कि भाई हायर प्रॉफिटेबिलिटी, फार्मर्स को ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट दिया जा सके और पूरे फार्मिंग सिस्टम का जो इकोलॉजिकल बैलेंस है उसको भी बनाया जा सके। ठीक है, तो ये क्रॉपिंग सिस्टम होता है, ये क्रिटिकल कंपोनेंट होता है मिक्स फार्मिंग का। प्रॉपर क्रॉपिंग सिस्टम जो होता है भाई, ये बेसिकली आपका मिक्स्ड फार्मिंग की हेल्प से ही ऑब्टेन किया जा सकता है। ठीक है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम अगर मान लीजिए गाय का पालन कर रहे हैं, भैंस का पालन कर रहे हैं, तो वहां से हमें खाद मिलती है, मैन्योर मिलता है, काउ डंग के तौर पे हमें मैन्योर मिलता है, उससे ऑर्गेनिक फार्मिंग की जा सकती है। ठीक है, फिशरीज को हम क्या कर सकते हैं, मान लीजिए हमने यहाँ पर फसल उगाई चावल की, पैडी की, तो यहाँ पर पानी पानी भरा हुआ है, तो हम यहाँ पर कुछ आपके अलग अलग वैरायटी की फिशेज है उनको भी छोड़ सकते हैं, तो वो भी वहां पर हो जाती है। लाइक राइस फिश होती है, ये नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट्स में प्रैक्टिस किया जाता है, इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट्स में राइस फिश होती हैं, उनको इसी तरीके से पाला जाता है। ठीक है, तो ये हाई रिटर्न देता है एग्रीकल्चर लेबर पे, क्योंकि हर प्रोडक्ट को यूटिलाइज किया जा रहा है। फिर नेक्स्ट आता है भाई हमारा प्लांटेशन, सबसे लास्ट। प्लांटेशन में क्या होता है भाई, बहुत बड़ा लार्ज ट्रैक्ट ऑफ लैंड है और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर एक सिंगल क्रॉप को उगा रहे हैं। सिंगल क्रॉप में कौन कौन सी आ जाती है भाई, हमारी टी प्लांटेशन आ गए, कॉफी प्लांटेशंस आ गए, ठीक है, रबर के प्लांटेशंस आ जाते हैं, शुगर केन, बनाना वगैरह, ये सब प्लांटेशन में क्या होता है, बड़े बड़े प्लांटेशन में एक ही तरह की क्रॉप उगाई जा रही है। ये इंटरफेस होता है एग्रीकल्चर प्लस इंडस्ट्री, यानी कि अगर आपका ये बड़ा सा प्लांट है, इस प्लांट में क्या होगा भाई, यहाँ पे भाई आपके चाय के बागान है या फिर जो भी आप उगा रहे हैं, और यहाँ पे होगी आपकी फैक्ट्री। अगर आप दार्जिलिंग वगैरह जाएंगे ना, तो ऐसे टी फैक्ट्रीज वगैरह की विजिट वगैरह होती है, तो एक साइड में भाई आपकी फैक्ट्री होती है। इस फैक्ट्री में क्या होता है, इस फैक्ट्री में इस जो टी लीव्स को आप तोड़ के लेके आए हैं, इनकी पूरी प्रोसेसिंग होती है। ठीक है, ये कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री है, यानी कि फैक्ट्री बनाने के लिए बहुत ज्यादा पैसा लगता है, आपको मशीन वगैरह लगानी होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना होता है, तो पैसा लगता है, कैपिटल इंटेंसिव है। प्लस आपको लेबरर्स भी चाहिए होते हैं, माइग्रेंट लेबरर्स जनरली, जैसा मैंने आपको बताया कि बिहार, यूपी, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल या आसपास के नॉर्थ ईस्ट के जो आपके माइग्रेंट लेबरर्स हैं वो यहाँ पर मिल जाते हैं, तो उनको प्रॉपरली यूटिलाइज किया जाता है। ठीक है, तो ये आपकी प्रॉपर क्या रहता है, ये आपका प्लांटेशन रहता है, यानी कि यहाँ पर एग्रीकल्चर के साथ साथ एक इंडस्ट्री भी साथ ही साथ में सेटअप रहती है, क्योंकि जो भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स आते हैं उनकी फ्रेशनेस को मेंटेन करने के लिए जरूरी होता है कि उनको लाके तोड़ा जा सके और तुरंत के तुरंत वहीं के वहीं इनको खत्म यानी कि प्रोसेस किया जा सके। ठीक है, तो ये था भाई हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन। हमने बेसिक इंट्रोडक्शन देख लिया अभी कि भाई एग्रीकल्चर में क्या होता है, की टर्म्स कौन से होते हैं, हमने की डेटा को भी देख लिया। ठीक है, टर्म्स भी हमने देखे और प्लस डेटा भी देखा, और हमने टाइप्स ऑफ फार्मिंग भी देखी। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे किसकी, हम बात करेंगे भाई किस तरह की फार्मिंग्स होती हैं, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट क्रॉप्स होती हैं, और भी फिर बहुत सारा डेटा है जो हमें कवर एग्रीकल्चर के पर्सपेक्टिव से करना है। तो आई होप दैट आप लोगों को वीडियोस ठीक लग रहे होंगे, अच्छे लग रहे होंगे। आई नीड योर सपोर्ट, मुझे आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैं चाहता हूं कि आप इन वीडियोस को देखने के बाद लाइक करें, आप अपने कमेंट करके अपने पर्सपेक्टिव को भी इस वीडियोस के एंड में बता सकते हैं। ठीक है, आप शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में जिनको इनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। सब्सक्राइब कीजिए, मोटिवेशन मुझे अच्छा मिलता है, जो व्यूअरशिप बढ़ती है। सिंपल सी बात है, नॉर्मल सी बात है, ये बताने के लिए, इसमें कुछ अलग नहीं है। ठीक है, ठीक है, चलो नेक्स्ट मिलते हैं कल। जय हिंद टू यू ऑल।